हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन पार्ट 1, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड 3 लॉ दिए थे, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट कहलाता है, सेकेंड लॉ ऑफ एरिया कहलाता है और थर्ड लॉ कहलाता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है, यहाँ हमने पहले से डायग्राम बना रखा है और फर्स्ट लॉ लिख रखा है। फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, जिसे क्या कहा गया, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द 2 फोकाई ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब जितने भी ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट, सर्कुलर नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, जिसमें सन इलिप्स के किसी एक फोकस पर स्थित होता है। यहाँ देखिए इलिप्स पहले से बना हुआ है, इलिप्स में सेंटर होता है बीच में, और इस सबसे बड़े वाले डायमीटर इसे कहते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस पर सेंटर से कुछ दूरी पर यहाँ एक बहुत स्पेशल पॉइंट है फोकस, उतनी दूरी पर दूसरा इधर पॉइंट होता है, ये भी फोकस है। इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, बट सन किसी एक फोकस पे ही स्थित होता है। तो ये है केपलर का फर्स्ट लॉ, जो पूरी तरह थ्योरेटिकल है। इसमें प्लैनेट के इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में बताया गया है। तो आप समझ गए, प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। चलिए आइए अब इलिप्स की ज्योमेट्री या उसकी संरचना के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्या क्या होता है इलिप्स में, थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में इसकी नॉलेज ज़रूरी है, इसलिए हम लोग आगे इलिप्स की संरचना की बात करेंगे। अब आइए इलिप्स की ज्योमेट्री के बारे में समझ लेते हैं। इलिप्स की संरचना, सबसे पहले यहाँ पर इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इसेंट्रिसिटी एक तरह से इलिप्स की जो फ्लैटनेस होती है, उसका चपटापन, उसका मेजरमेंट है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, तो इलिप्स में आप देख सकते हैं एक सबसे बड़ा डायमीटर होता है, जिसे मेजर एक्सिस कहते हैं। इसके आधे हिस्से को सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, इसका सिंबल है स्मॉल a। और दूसरा सबसे छोटा डायमीटर है, इसे माइनर एक्सिस कहा गया। तो इसकी आधी लंबाई सेमी माइनर एक्सिस होगी। तो हम लोगों को ध्यान देना है सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल a। अब आइए, प्लैनेट जब सन के अराउंड घूमता है तो वो कभी सबसे दूर चला जाता है, फिर कभी पास आ जाता है। तो जो सबसे दूर वाली पोजीशन है, इसको कहा जाता है पोजीशन ऑफ एपोजी और एपोहीलियन। और जब प्लैनेट सबसे दूर पास में आ जाएगा तो यहाँ पर जो पोजीशन है, इसे पेरीजी और पेरीहीलियन कहते हैं। तो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगी प्लैनेट की, वो आर मैक्स कहलाएगी। सन से मिनिमम डिस्टेंस जो होगी, वो आर मिनिमम कहलाती है। बाकी डिस्टेंस को हम लोग R1 या R2 इस तरह से लिख सकते हैं फोकस से। अब आइए, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसेंट्रिसिटी का सिंबल E है। तो ये एक रेशियो होता है इलिप्स में सेंटर से फोकस की जो दूरी है OF1, और पूरा जो सेमी मेजर एक्सिस है स्मॉल a, इसी रेशियो को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। हिंदी में से उत्केंद्रता कहते हैं। तो इसेंट्रिसिटी हो गया सेंटर से फोकस की दूरी यानी OF1, और टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जिसे सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, स्मॉल a। तो अब आइए, E बराबर हो जाएगा OF1 अपॉन स्मॉल a। इसी दूरी को आप इधर से भी निकाल सकते हैं। सेम डिस्टेंस इधर वाले फोकस की होगी, इसे OF2 कह सकते हैं। OF2 और सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल a। दिस रेशियो इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। ये इसेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं O से F1 और O से F2 दूरी, ये दूरी हमेशा सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल a से कम ही होगी। तो इसी रेशियो को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। इसेंट्रिसिटी ऑलवेज लेस देन 1। अब आइए, यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग इसी इसेंट्रिसिटी के स्टेप में कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हो आर मैक्स, नंबर 1 सबसे पहले मैक्सिमम डिस्टेंस आर मैक्स। मैक्सिमम डिस्टेंस प्लैनेट की जब सन से निकालेंगे तो आर मैक्स को निकालने के लिए सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल a और OF1 वाली दूरी जोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ तक सेमी मेजर एक्सिस है, उसके बाद OF1। तो अब आइए, आर मैक्स बराबर स्मॉल a प्लस OF1। OF1 को हम लोग इस फॉर्मूले से निकालें तो OF1 की वैल्यू a इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई AE बन जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस AE, और यहाँ पर a कॉमन ले लें तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस E। तो ये हो गया आर मैक्स की वैल्यू। नंबर 2 आइए,
आर मिनिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डायग्राम में दिख रहा है आर मिनिमम इज इक्वल टू, मिनिमम डिस्टेंस ये है, तो इसको निकालने के लिए सेमी मेजर एक्सिस उसमें से OF1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेमी मेजर एक्सिस ए में से OF1 हटा देंगे तो आर मिनिमम निकल आएगा। आर मिनिमम बराबर होगा A माइनस OF1 और ये वैल्यू हो जाएगी A माइनस AE, क्योंकि OF1 हम लोग यहाँ से A इधर कर देंगे तो AE के बराबर होगा। A कॉमन ले लें तो ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस E। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ 2-3 कैलकुलेशन है जिसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल में करना होगा। तो सबसे पहले तीसरे नंबर पे आते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस को ऐड कर दें, आर मैक्स प्लस आर मिनिमम। तो ऊपर वाले फॉर्मूले से यहाँ पर दोनों की वैल्यू ऐड करेंगे तो A प्लस AE, A माइनस AE में AE कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2A। यहाँ भी आप देख सकते हो पूरा आर मैक्स प्लस आर मिनिमम दोनों का एडिशन मेजर एक्सिस के बराबर होगा और मेजर एक्सिस 2A के बराबर होगा। तो ये वैल्यू 2A हो गई। तो अब यहाँ से हम लोग A का फॉर्मूला बना सकते हैं। A बराबर हो गया आर मैक्स प्लस आर मिनिमम अपॉन 2, ये होती है मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2। A की वैल्यू निकालने के लिए 2 को इधर कर दिया, तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2 कहलाती एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो सन से प्लैनेट की औसत दूरी होती है, मैक्सिमम मिनिमम को जोड़ के आधा कर दें तो इसे आर एवरेज कहते हैं। ध्यान रहे सेमी मेजर एक्सिस जो होता है वो प्लैनेट की मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस के जोड़ के आधे के बराबर होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं एवरेज डिस्टेंस। इसका इस्तेमाल हम लोग केपलर थर्ड लॉ में करेंगे। तो इलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस एवरेज डिस्टेंस के बराबर होता है। अब आइए मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस चौथे नंबर पर, इसका सब्ट्रैक्शन करें, आर मैक्स माइनस आर मिनिमम, ये वैल्यू क्या होगी। तो इसी ऊपर वाले फॉर्मूले को जब आप घटाएंगे तो अब की बार A कैंसिल हो जाएगा और AE प्लस माइनस करके दोबारा से AE जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 2AE। तो A प्लस AE प्लस A घटाएंगे जब तो माइनस A हो जाएगा, ये प्लस AE, A कैंसिल और AE जुड़ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, E की वैल्यू। E सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम 2A से इसको डिवाइड कर दें तो E बराबर आ जाएगा आर मैक्स प्लस आर मिनिमम अपॉन 2A, और 2A की वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले में आर मैक्स प्लस आर मिनिमम है, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी आर मैक्स, ध्यान दिए यहाँ पर माइनस है, और नीचे हो जाएगा आर मैक्स प्लस आर मिनिमम। तो ये हो गई ई सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स की वैल्यू, और ये हमेशा इलिप्स के लिए ई लेस देन 1 होगी। जितनी छोटी वैल्यू होगी ई सेंट्रिसिटी की इलिप्स उतना ही ज़्यादा चपटा बनेगा, और जितनी बड़ी वैल्यू होगी तो इलिप्स उतना ही गोल होता जाएगा, सर्कुलर होता जाएगा। अगर ई की वैल्यू 1 हो जाए तो यही इलिप्स पूरा कंप्लीट सर्किल बन जाएगा। ठीक है, अब आइए मैक्सिमम और मिनिमम डिफरेंस की वैल्यू का डिफरेंस से हमने ई का फॉर्मूला बना लिया, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के एडिशन से हमने एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला बना लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का मल्टीप्लाई और उसका डिवाइड, यानी ये चारों ऑप्शन है यहाँ। मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस को जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, अब की बार करेंगे इसका मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब आइए मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का मल्टीप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आर मैक्स मल्टीप्लाइड बाई आर मिनिमम, ये वैल्यू अब यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा एल ए के बराबर होती है। ध्यान दीजिए एल इंटू ए। अब यहाँ पे एक नई क्वांटिटी आ गई स्मॉल एल। डायग्राम में जैसा आप देख सकते हैं, जब प्लैनेट इस तरह से घूमते हुए इस मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर कंडीशन में, यानी प्लैनेट को सन से मिलाने वाली लाइन ये आप देख रहे हैं, ये मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर जब हो जाती है तब ये जो लंबाई होती है इसे कहा जाता है सेमी लैटस रेक्टम स्मॉल एल। मतलब प्लैनेट घूमते हुए जब मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर की पोजीशन में आ जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को स्मॉल एल कहते हैं। इसका एक बड़ा स्पेशल नाम है, इसे कहते हैं सेमी लैटस रेक्टम। ठीक है, नाम से नहीं मतलब है, लेकिन एल की वैल्यू आपको आनी चाहिए। और तब यहाँ पर दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इसे। तो इस लंबाई की वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं,
तो यहाँ देखिए मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का मल्टीप्लाई एल ए के बराबर होता है। इसे याद कर लें, एल क्या है, सेमी लेटस रेक्टम है, और ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है। अब इस फॉर्मूले से ए की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो एल की वैल्यू का फॉर्मूला बन जाएगा, देयरफॉर एल बराबर हो जाएगा आर मैक्स मल्टीप्लाइड बाई आर मिनिमम अपॉन ए की वैल्यू होती है आर मैक्स प्लस आर मिनिमम और अपॉन 2, तो यहाँ 2 ऊपर ले लेंगे, तो ये बन गया सेमी लेटस रेक्टम का फार्मूला। इसे लिखने का एक तरीका और है, अगर हम इस पूरे फॉर्मूले को ऐसे घुमा दें तो ये हो जाएगा 2/L और यहाँ आ जाएगा 1/R मैक्स प्लस 1/R मिनिमम। क्या करना है इसमें, फॉर्मूले को आप उलट दीजिए तो R मैक्स R प्लस R मिनिमम ऊपर आ जाएगा, और ये 2 को L/2 करके इसे उलट दिए तो ये बन जाएगा 2/L। यहाँ पे R मैक्स प्लस R मिनिमम अपॉन R मैक्स इंटू R मिनिमम होगा, तो जब इसे अलग अलग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/R मैक्स प्लस 1/R मिनिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये 2 बार पूछी गई। यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि स्मॉल l की वैल्यू क्या होती है। स्मॉल l की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का हार्मोनिक मीन होती है। अब आप कहोगे ये हार्मोनिक मीन क्या है, ये बहुत फिजिक्स में कई जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है कि अगर हम 1/R मैक्स प्लस 1/R मिनिमम करें तो यहाँ लिखें 2/L, तो L जो होगा वो कहलाएगा मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का हार्मोनिक मीन। तो इसे हम एरो बना के लिख सकते हैं, इसे नोट कर लें, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ R मैक्स एंड R मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का हार्मोनिक मीन अगर लें तो ये लेंथ निकल आती है जो जब सन की सिचुएशन इस प्लैनेट की सिचुएशन सन से परपेंडिकुलर वाली लाइन पर आती है तब इस दूरी को स्मॉल l कहते हैं। अब आइए एक लास्ट लाइन भी लिख लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का रेशियो 6 नंबर पर R मैक्स और R मिनिमम का रेशियो क्या होगा, R मैक्स और R मिनिमम का रेशियो। तो R मैक्स की वैल्यू क्या थी, A1 प्लस E थी, और R मिनिमम की वैल्यू A1 माइनस E है। तो ये A कैंसिल हो गया, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका R मैक्स अपॉन R मिनिमम। इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में, ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस E और नीचे हो जाएगा 1 माइनस E। तो अभी आपने देख लिया कि जब कोई प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है तो वो कभी दूर जाता है मैक्सिमम डिस्टेंस और कभी पास आता है मिनिमम डिस्टेंस। R मैक्स और R मिनिमम की वैल्यू पहले हमने निकाली और उसके बाद फिर उसका एडिशन किया, तो R मैक्स और R मिनिमम का जोड़ 2A के बराबर आया। इससे हमें फॉर्मूला बिना एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट का, तो A बराबर R मैक्स प्लस R मिनिमम अपॉन 2 और इसी को कहते हैं एवरेज डिस्टेंस। मतलब एवरेज डिस्टेंस प्लैनेट की किसके बराबर होती है, सेमी मेजर एक्सिस के बराबर। उसके बाद R मिनिमम और R मैक्सिमम का डिफरेंस लिया तो उसमें फॉर्मूला बन गया किसका भाई, E का फॉर्मूला। E बराबर आ गया R मैक्स माइनस R मिनिमम अपॉन R मैक्स प्लस R मिनिमम, पीछे नोट किया आपने। अब आइए R मैक्स और R मिनिमम का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू LA के बराबर होती है। L क्या है, सेमी लेटस रेक्टम है, ये एक बार पूछी गई। तो इससे जो फॉर्मूला बन के आता है बहुत इंपॉर्टेंट, 2/L इज इक्वल टू 1/R मैक्स प्लस 1/R मिनिमम। ये जो मेथड है लिखने का ये कहलाता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन किसका, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का, किसके बराबर होता है, इस L के बराबर। L जो है वो हार्मोनिक मीन कहलाता है इन दोनों डिस्टेंस का। और तब मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का जब रेशियो लेंगे तब ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E। तो यहाँ तक आपने इलिप्स की संरचना और मेनली मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस के बारे में समझ लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ से पहले एक छोटा सा पॉइंट और समझ लेते हैं। AIPMT में कई साल पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें कहा गया था कि दोनों फोकस से जो प्लैनेट की दूरी होती है, जिसे आप F1P और इधर से F2P कह सकते हो, ये डिस्टेंस हमने यहाँ R1 और R2 लिख रखा है, इन दोनों का जोड़ क्या होता है भाई, F1P प्लस F2P। मतलब फोकस दो होते हैं, दोनों फोकस से प्लैनेट की किसी पोजीशन की जो डिस्टेंस है उनका जो एडिशन है इसे आप R1 प्लस R2 लिख सकते हो, और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। इन दोनों का जोड़ एक फिक्स वैल्यू होगी, और जब प्लैनेट इस पोजीशन में पहुंचेगा
तब आप इसी को आर मैक्स कह सकते हो। आर मैक्स जब यहाँ पे पोजीशन होगी तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, सन से लेकर पूरी यहाँ तक आर मैक्स कहलाएगी, एक फोकस की दूरी। और दूसरे फोकस की दूरी ये जो आप कह सकते हो यहाँ पर ए से F2 तक, यही मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो ये बन जाएगा आर मैक्स प्लस आर मिनिमम। आप फिर से एक बार देख लें, F1P प्लस F2P प्लैनेट की दोनों फोकस से दूरियां हैं और इन दोनों का जोड़ R1 प्लस R2 के बराबर। और इसी को आप R1 R2 को आप जब प्लैनेट यहाँ पहुँचेगा तो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ तक। तो मैक्सिमम आप देख रहे हैं ये दूरी जो होगी दूसरे फोकस से प्लैनेट की दूरी, ये मिनिमम डिस्टेंस होगी क्योंकि यही दूरी यहाँ के बराबर होती है, दोनों तरफ बिल्कुल सिमेट्री होती है। तो इसी मिनिमम डिस्टेंस को यहाँ भी लिखा जा सकता है। तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिस्टेंस, और ये वैल्यू 2a के बराबर होती है। अब एलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस तो फिक्स रहता है, तो 2a पूरा हो गया मेजर एक्सिस। इसका मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब प्लैनेट घूमता है तो दोनों फोकस की से प्लैनेट की दूरियों का जोड़ मेजर एक्सिस के बराबर होता है। और ये वैल्यू आप देख सकते हो F1P प्लस F2P, ये वैल्यू ग्रेटर देन दोनों फोकस के बीच की दूरी क्या है, F1 F2। तो आप सामने ही लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको कि इन दोनों दूरियों का जोड़ जब ये 2a के बराबर है तो ये 2a F1 से F2 की जो डिस्टेंस है इससे ज़्यादा होगा। तो CBSE में ये पॉइंट पूछा गया था एक बार। तो F1P प्लस F2P इज ऑलवेज ग्रेटर देन F1 F2। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ और उसके बारे में पूरी जानकारी। अब आइए बात करते हैं सेकेंड लॉ की। अब आइए सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, जिसे लॉ ऑफ एरिया कहते हैं। क्या है इसका स्टेटमेंट, यहाँ हमने पहले से लिख रखा है, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम और एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। पहले तो आप ये समझ लें कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सन टू प्लैनेट। सन से प्लैनेट को जो मिलाने वाली ये लाइन आप देख रहे हो, अगर हम इसमें एक एरो बना दें तो ये वेक्टर की तरह हो जाएगी। इसी को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर R। और सन से प्लैनेट की तरफ जो पोजीशन वेक्टर R है, जब प्लैनेट घूमेगा तो ये लाइन भी साथ साथ घूमेगी और ये एक एरिया कवर करेगी, इसे कहते हैं स्वीप आउट एरिया। स्वीप कहते हैं ऐसे किसी चीज़ को आप घुमा दें तो जो एरिया कवर होता है उसे स्वीप आउट एरिया बोलते हैं। तो पोजीशन वेक्टर R प्लैनेट के साथ साथ घूमेगा और किसी समय डेल्टा T1 में ये यहाँ से यहाँ तक आ गया तो इसमें जो एरिया कवर हो रहा है पूरा आप देख सकते हो, इसे डेल्टा A1 कहते हैं। तो डेल्टा A1 एरिया डेल्टा T1 टाइम में कवर हुआ। अब आइए आगे जा कर के यहाँ पर भी हमने दो पोजीशन मान रखी हैं, इसमें डेल्टा T2 टाइम लगा और स्वीप आउट एरिया डेल्टा A2 है। तो अब सेकेंड लॉ में ये कहा गया कि अगर ये दोनों टाइम इक्वल हैं, डेल्टा T1 एंड डेल्टा T2, तो एरिया भी इक्वल होगा। इसका मतलब इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, और इसी को आप कह सकते हो एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब अगर हम एरिया को टाइम से डिवाइड कर दें तो ये फैक्टर या ये टर्म बन जाएगा एरियल वेलोसिटी। तो प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी एरिया अपॉन टाइम की वैल्यू चाहे यहाँ पे निकालें और चाहे यहाँ पे निकालें, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो आइए लिख के देखते हैं, एरियल वेलोसिटी डेल्टा A1 अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा T1 पहली पोजीशन पे जैसा कि दिखाया गया, और दूसरी पोजीशन पे जब पहुंचेंगे तो वहाँ पर डेल्टा A2 अपॉन डेल्टा T2। ये रेशियो कहलाता है एरियल वेलोसिटी और ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, A अपॉन टी बराबर कांस्टेंट, तो डेल्टा A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो एरिया भी ज़्यादा बनेगा और अगर टाइम कम होगा तो एरिया कम बनेगा, और अगर टाइम इक्वल होगा तो एरिया इक्वल होगा। इसी को कहते हैं इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। तो ये कहलाता है टर्म एरियल वेलोसिटी का। तो एरियल वेलोसिटी कोई वेलोसिटी नहीं है, एक्चुअली ये एरिया का टाइम रेट है। अब आइए इसकी यूनिट क्या होगी। एरियल वेलोसिटी की यूनिट अगर हम लोग लिखें तो यूनिट इज इक्वल टू एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। डायमेंशन फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डायमेंशन इसकी बनेगी L2T-1 और एरियल वेलोसिटी का। अब आगे एरियल वेलोसिटी का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरियल वेलोसिटी का फार्मूला और उसका लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टाइम पीरियड
सबके साथ रिलेशन, और यहाँ कई सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं। एक्चुअली केपलर का जो सेकेंड लॉ है वही इंपॉर्टेंट लॉ है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब आइए कैलकुलेट करते हैं एरियल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी। अब आइए प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमने पहले डायग्राम बना रखा है। मान लेते हैं ये प्लैनेट यहाँ से बहुत थोड़ी सी दूरी dx डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है और उसमें टाइम लग रहा है dt। सेंटर पे यानी यहाँ पर सन के पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा है, और तब जो पोजीशन वेक्टर है इसने dA एरिया कवर किया है। तो जब प्लैनेट आगे बढ़ेगा तो जो स्वीप आउट एरिया होगा उसकी वैल्यू dA है। तो आप देख सकते हो ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमने पहले यहाँ पर एक उसी से मिलता जुलता एक ट्रायंगल बना रखा है। आप देख सकते हो ये एरिया लगभग ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। अभी हमने जो ट्रायंगल बना रखा उसका बेस x है और उसका जो मिड पॉइंट है बेस का, वहाँ से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन ये दूरी स्मॉल r है। क्योंकि ये लाइन तिरछी है इसे मीडियन भी कह सकते हैं, और तब बेस के साथ उसका एंगल इधर से अल्फ़ा बन रहा है, यही एंगल इधर अंदर आ जाएगा अल्फ़ा, और तब हम इस ट्रायंगल की ऊंचाई को परपेंडिकुलर हाइट जिसे कहते हैं अल्टीट्यूड, उसे h लिख रहे हैं यहाँ पर। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक h है जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगल 90 है। अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो ट्रायंगल का एरिया हम लोग यहाँ लिख लेते हैं डेल्टा A, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इसके लिए हाफ बेस इसका हो जाएगा x और हाइट हो जाएगी h। लेकिन ये वर्टिकल हाइट है, ध्यान दिए, एल्टीट्यूड इसे कहते हैं। h की वैल्यू को अब r के टर्म में इस छोटे से ट्रायंगल में लिख सकते हैं। यहाँ ये एंगल अल्फ़ा है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा बराबर इस छोटे से पतले से राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए साइन अल्फ़ा बराबर h परपेंडिकुलर हो गया और r हो गया हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब h की वैल्यू क्या हो गई, h बराबर हो गया r साइन अल्फ़ा। तो कहीं ना कहीं इस एरिया का फॉर्मूले को हम दोबारा से लिखने जा रहे हैं, डेल्टा A बराबर हाफ x और यहाँ पे आ गया r साइन अल्फ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई तिरछा ट्रायंगल बना हो तो उसका एरिया का ये फॉर्मूला होता है, बेस लिख लेते हैं और उसकी जो मीडियन की लंबाई है जिसमें मिड पॉइंट से वर्टेक्स की जो दूरी स्मॉल r है, और उसके बाद इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल अल्फ़ा लिख लेते हैं। तो ये हो गया हाफ x r साइन अल्फ़ा इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब आइए सेम यही फॉर्मूला हम इस कैलकुलेशन में भी अप्लाई करें। अब आपका बेस क्या है इसका, इस ट्रायंगल का, ये है dx, और बेस और पोजीशन वेक्टर r के बीच का एंगल यहाँ अल्फ़ा आप देख रहे हैं। तो dx ये बेस हो गया और ये मीडियन हो गई इस ट्रायंगल का। मीडियन का मतलब मिड लाइन जो आप देख रहे हो r, इसकी वैल्यू r ले लेंगे और इसका बेस dx ले लेंगे। तो dA की वैल्यू यानी एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब आइए यहाँ से लिखते हैं, dA बराबर हाफ बेस हो गया dx और r दूरी हो गई मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फ़ा। तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया आपका एरिया का। अब आइए एरियल वेलोसिटी लिखने के लिए इसको डेल्टा dt टाइम से डिवाइड करेंगे। देयरफॉर एरियल वेलोसिटी dA अपॉन dt बराबर हो जाएगा हाफ dx, r साइन अल्फ़ा में हम dx अपॉन dt यहाँ लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई का अगला स्टेप r साइन अल्फ़ा इस तरह से लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया एरियल वेलोसिटी का इस डायग्राम के हिसाब से फार्मूला। अब आगे हम इसे यूज़ करेंगे लीनियर वेलोसिटी निकालने में, एंगुलर वेलोसिटी निकालने में। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, तो एक बार फिर से समझा दें। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे थे इसका हमें एरिया चाहिए था, इसका बेस थोड़ा तिरछा है, तो हमने एक तिरछे बेस वाले ट्रायंगल का पहले आपको एरिया निकाल के दिखाया। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो मिड लाइन है ये, इसे मीडियन कहते हैं। इसका बेस के साथ एंगल यहाँ से ये अल्फ़ा है, और तब इसकी जो वर्टिकल हाइट है इस ट्रायंगल की वो उसे h कह रहे हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ बेस इंटू हाइट, और तब इस छोटे से ट्रायंगल में जहाँ आप एंगल देख रहे हो अल्फ़ा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो साइन अल्फ़ा और h अपान r, तो h बराबर r साइन अल्फ़ा। देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x r साइन अल्फ़ा। तो ये फार्मूला, इसी मेथड का फार्मूला अगर हम यहाँ पे लगाए तो इस छोटे से ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा। अब आइए
इस एरिया को रिलेट करते हैं लीनियर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट के साथ और साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट के साथ। तो आगे देखते रहिए। अब आइए पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन एरियल वेलोसिटी dA/dt एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। तो जब प्लैनेट मूव करता है तो उसके पास एक लीनियर वेलोसिटी होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द टेंजेंट। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर r और टेंजेंट के बीच का एंगल हमने अल्फा मान रखा था। तो आप देख सकते हो हमने इस v वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना दिए। जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आएगा इसे कहेंगे v sin अल्फा, और जो अलोंग द पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट आएगा उसे कहेंगे v cos अल्फा। तो v sin अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट वेलोसिटी, इसी को ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहते हैं। अब आइए इसे रिलेट करते हैं किसके साथ, एरियल वेलोसिटी के साथ। तो आप देख सकते हैं एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी पीछे बना था, dA/dt। ये एरियल वेलोसिटी है, इसका फॉर्मूला हाफ dx/dt इंटू r sin अल्फा। तो dx/dt तो इसकी वेलोसिटी होगी प्लैनेट की, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देते हैं हाफ v/r sin अल्फा। ध्यान देने की बात है इसमें, एरियल वेलोसिटी dA/dt की वैल्यू आ गई हाफ, इसे r आगे और v sin अल्फा लिखा जा सकता है। और अब v sin अल्फा को ही हम लोग ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहते हैं, जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है उसको, और तब ये बन जाएगा हाफ r vt। v sin अल्फा को हम लोग vt लिख रहे हैं। तो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट एंड एरियल वेलोसिटी। और r क्या है, पोजीशन वेक्टर की लंबाई है, यानी डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, r v sin अल्फा कह सकते हैं, और यह हाफ r vt। vt क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, यहाँ लिख देते हैं vt इज इक्वल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ध्यान दिए, ट्रांसवर्स का क्या मतलब होता है, तो दो नाम आपने सुने होंगे, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स कहते हैं जब किसी लाइन के या किसी एक्सिस के परपेंडिकुलर जो वैल्यू होती है उसे ट्रांसवर्स कहा जाता है, और जो लाइन के या एक्सिस के अलोंग होती है उसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है। तो 90 डिग्री पर जो वेलोसिटी होती है उसे ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी की वैल्यू। अब आइए, केपलर सेकंड लॉ कहता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हो r vt की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। और तब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रूल बन गया कि जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है vt वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होती है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी की वैल्यू पोजीशन या डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट टू सन r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये निकला कि जब प्लैनेट मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस r max। तो r max की डिस्टेंस पर इस प्लैनेट पर यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, उल्टा रिलेशन है, तो बोलो भाई मिनिमम वेलोसिटी होगी। तो प्लैनेट के पास यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी ये मिनिमम होगी, मिनिमम वेलोसिटी। और ध्यान देने की बात है कि ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर बनेगा r, उसके परपेंडिकुलर की वेलोसिटी। एक पोजीशन और बनती है जहाँ पर सीधे सीधे ट्रांसवर्स वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं। जब ये डिस्टेंस r मिनिमम हो जाएगी तो यहाँ की जो वेलोसिटी है प्लैनेट की वो मैक्सिमम हो जाएगी, तो v max। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ की भी वेलोसिटी ट्रांसवर्स बनेगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अभी हमने बताया कि जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है उसे ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो अभी नियम क्या बना, r vt बराबर कांस्टेंट, इसका मतलब vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब आप इसे नोट करिए, फिर आगे लिखते हैं। अब आइए, तो पता ये चला कि जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्लैनेट होगा तो उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी, जब प्लैनेट दूर जाता है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, और जब प्लैनेट पास में होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, सबसे मैक्सिमम होगी मिनिमम डिस्टेंस पर। तो इसको रिलेट कर सकते हैं। तो अभी हम वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू जब आप लिखेंगे तो उसके लिए डिस्टेंस लेंगे r मिनिमम, क्योंकि v और r का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, और जब ये
प्लैनेट मैक्सिमम डिस्टेंस पे आएगा तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम, और तब डिस्टेंस क्या होगी, आर मैक्सिमम। तो v और r का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होता है, ये कहलाता है केपलर सेकेंड लॉ, क्योंकि यही वैल्यू एरियल वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये दोनों मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा। इसे आप v मैक्स अपॉन v मिनिमम का रेशियो बना के लिख सकते हो। ये फार्मूला कई बार पूछा गया है, तो यहाँ देख सकते हो v मैक्स v मिनिमम इसके नीचे। अब आइए r मिनिमम को r मैक्स के नीचे करें तो r मैक्स अपॉन r मिनिमम। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम डिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नो भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी है तो इसकी डिस्टेंस ये होगी मिनिमम, और जब मिनिमम वेलोसिटी होगी तो इसकी डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। तो ये उल्टा ही रिलेशन है, v और r एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वैल्यू हो गई मैक्सिमम अपॉन मिनिमम। और अभी पीछे आपने इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स के टर्म में इसका फॉर्मूला पढ़ा था, r मैक्सिमम अपॉन r मिनिमम हो जाएगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। तो मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि केपलर सेकेंड लॉ में एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसलिए ट्रांसवर्स वेलोसिटी और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होता है, जैसा पीछे फॉर्मूले में देखा। अब आइए आर मैक्स आर मिनिमम का रेशियो 1 प्लस ई और 1 माइनस ई के बराबर। इस पर आपको एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें प्लैनेट की मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी का रेशियो कैलकुलेट करना होगा, जो सामने लिखा है। और इसी तरह से हम लोग यहाँ से प्लैनेट का लीनियर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका रेशियो, और काइनेटिक एनर्जी का भी रेशियो बना सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम को R1 R2 इस तरह से लिखा गया, तो आप इसी को सिंबल बदल के लिख लें। V1 वेलोसिटी मान लेते हैं मिनिमम है, तो वहाँ की दूरी R1 होगी, और तब V2 R2, और तब जब आप रेशियो बनाएंगे तो ये बन जाएगा V1 अपॉन V2, उल्टा रेशियो आएगा R2 अपॉन R1। तो सिंबल हमने बदल दिया, मैक्सिमम मिनिमम वाला सिंबल हटा के 1 2 कर दिया। यहाँ पर वेलोसिटी V1 है तो ये डिस्टेंस क्या है, R1। यहाँ पे वेलोसिटी V2 है तो ये डिस्टेंस क्या है, R2। और तब V1 R1 बराबर V2 R2, और तब V1 अपॉन V2 बराबर क्या मिलेगा, R2 अपॉन R1। इसे नोट कर लें। फिर इसके आगे बढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी पर। अब आइए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट कैलकुलेट करते हैं और उसको रिलेट करते हैं किसके साथ, एरियल वेलोसिटी के साथ। तो आप देख सकते हो डायग्राम में, जब ये प्लैनेट आगे की तरफ मूव करेगा तो ये सन पर एक एंगल बनाएगा जिसे कहते हैं डी थीटा। अगर ये स्मॉल एंगल है और टाइम लग रहा है कितना, dt, तो ठीक है, डी थीटा की वैल्यू को dt के साथ रिलेट कर सकते हैं। ध्यान देने की बात है, ये जो डिस्टेंस है ये dx है, पहले लिखा था हम लोगों ने, और ये जो दूरी है स्मॉल r है। तो आप आर्क एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ एक डायग्राम बना के दिखाएं आपको छोटा सा, तो ये एंगल है डी थीटा, और ये आर्क है dx, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये रेडियस बन जाएगी स्मॉल r। तो सबसे पहले हम लोग डी थीटा बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर आर्क dx अपॉन स्मॉल r लिखेंगे। और अब आइए dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, r d थीटा लिखेंगे। एरियल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पहले बनाया था वो है dA अपॉन dt इज इक्वल टू हाफ dx अपॉन dt r साइन अल्फा। अब ध्यान दिए, dx r साइन अल्फा, तो ये जो dx r साइन, अब साइन अल्फा को इसके साथ लिख लें हम लोग। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जब हम लोग एंगल निकालते हैं तो यहाँ पे ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। ध्यान देने की बात है कि डी थीटा बराबर डी एक्स ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और ये ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट डी एक्स टी होगा। यहाँ एक बार लिख के दिखा दें, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट डी एक्स टी बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स साइन अल्फा। जैसे ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है वी टी बराबर वी साइन अल्फा, वैसे ही ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट डी एक्स साइन अल्फा होगा। और तब यहाँ पर ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आर डी थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी एक्स टी अपॉन साइन अल्फा। ये वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो या तो
डी एक्स साइन अल्फ़ा को ही हम लोग डी टी लिख लें, तो यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू में डी एक्स टी आएगा अपॉन डी टी, और डी टी डी एक्स टी अपॉन साइन अल्फ़ा, ये डी एक्स की वैल्यू है डी एक्स टी अपॉन साइन अल्फ़ा, और डी टी यहाँ रहेगा, साथ में आएगा आर साइन अल्फ़ा। तो ये वैल्यू हमने प्लेस कर दी, क्योंकि ये डी एक्स की वैल्यू है, इसको हम लोग ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट डी एक्स टी के टर्म में लिखेंगे, तो साइन अल्फ़ा कैंसिल हो गया। और अब आइए फॉर्मूला बन गया डी एक्स टी की वैल्यू, यहाँ पर फॉर्मूला सामने है आर डी थीटा लिखें, तो ये फॉर्मूला हो गया हाफ आर डी थीटा अपॉन डी टी, और यहाँ एक और पहले से मौजूद है, तो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू बन गई, ध्यान रहे हाफ, और यहाँ आर 2 बार हो गया तो आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी को इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं ओमेगा। तो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एरियल वेलोसिटी। तो इसमें ओमेगा इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो बस सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर ओमेगा का मल्टीप्लाई कांस्टेंट, और तब ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। हालांकि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जब दूरी बढ़ेगी तो बहुत तेज़ी से घटने लगती है, तो दूर जाने पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट कम हो जाता है, पास आने से बढ़ जाती है वैल्यू। तो एरियल वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन, एरियल वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन, ये लिखा है पूरा कैलकुलेट करके। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये वैल्यू हाफ आर स्क्वायर ओमेगा के बराबर होती है। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन एरियल वेलोसिटी एंड एंगुलर। तो इसे नोट करें, और तब इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, उसे देखें। अब आइए एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन एरियल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट। ध्यान दीजिए, सन के अराउंड जब प्लैनेट पूरा एक राउंड घूम जाएगा, एक चक्कर लगा लेगा, तो उसके टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल टी। और जब प्लैनेट सन के अराउंड पूरा एक राउंड लगा लेगा, तो सन को प्लैनेट से मिलाने वाली लाइन पूरा ऐसे घूम करके जहाँ से चली थी फिर वहीं आ जाएगी। तो बताइए कितना एरिया कवर होगा? तो आप कह सकते हैं कि ये लाइन सारा एरिया कवर कर जाएगी और पूरा कंप्लीट इलिप्स बन जाएगा। तो अब ध्यान देने की बात यह है कि एलिप्स का एरिया कैसे लिखा जाता है। यहाँ देख लिए, सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल ए है और सेमी माइनर एक्सिस यहाँ पे हमने लिख रखा है स्मॉल बी। अगर हमें एलिप्स का एरिया निकालना है तो ये ए और बी दोनों दिए होंगे। अब आइए फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट और इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स, तो इलिप्स का एरिया डेल्टा ए कह सकते हैं इसे, ये तो टोटल एरिया है। ये होता है सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल ए और सेमी माइनर एक्सिस स्मॉल बी, ए बी, और आगे आता है पाई, मतलब पाई ए बी इज द एरिया ऑफ इलिप्स। तो इस तरह से इलिप्स का एरिया तो हमें मिल गया, और इसका पूरा टाइम, एक रोटेशन का टाइम पीरियड कितना है, टी है। देयरफॉर एरियल वेलोसिटी डी ए अपॉन डी टी लिख सकते हैं इसे, क्योंकि एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट है। तो आप चाहे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एरियल वेलोसिटी लिखो और चाहे एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और या तो पूरा एरिया ले लो, एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी अपॉन टोटल टाइम, एक रोटेशन का क्या होगा, कैपिटल टी। तो बस यही फॉर्मूला बन गया कि एरियल वेलोसिटी और टाइम पीरियड में ये है रिलेशन। इलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है, इसी को मिला करके आप फॉर्मूला बना सकते हो। तो ये एक बार पूछा गया, इसलिए इसको एक बार नोट कर लें। अब आइए इसके आगे चलते हैं, इसे नोट कर लें। अब आइए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एरियल वेलोसिटी का एंगुलर मोमेंटम के साथ। प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। प्लैनेट बहुत बड़ी ऑर्बिट में घूम रहा है, और ये ऑर्बिट बहुत बड़ी है प्लैनेट के साइज के कंपैरिजन में। तो प्लैनेट को हम लोग एक पॉइंट मास मान सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि अगर हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना है जे, मान लीजिए इसका सिंबल जे है, तो वेक्टर जे होता है आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस पी, यानी लीनियर मोमेंटम। तो आर क्रॉस पी, पी द लीनियर मोमेंटम। पी की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, पी की वैल्यू की जगह पे आ जाएगा एम क्रॉस
लगा करके m इंटू वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, m तो स्केलर है, इसको आगे लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका अंडर ब्रैकेट r क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर v। तो एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए या तो लीनियर मोमेंटम ले या फिर वेलोसिटी वेक्टर ले, m को आगे लिख लिया जाए। r क्रॉस v की वैल्यू अब आपको दिखाएं, ये r वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर है, दोनों के बीच का यहाँ कोई एंगल बनेगा, वही एंगल जो हम लोग पहले बना चुके हैं। इस एंगल को हम लोग लिख लेते हैं अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमने एंगल अल्फ़ा लिख लिया, वेलोसिटी वेक्टर इधर लिख लिया साइड में। तो अब आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, वही अल्फ़ा जो पहले बनाया था एरियल वेलोसिटी में। तो अब इसकी वैल्यू लिखी जाएगी एम आर वी साइन अल्फ़ा। तो सबको पता है क्रॉस प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है, दो वेक्टर आर और वी का क्रॉस प्रोडक्ट, इनके बीच का एंगल अल्फ़ा अगर पता है तो हम लोग लिखेंगे एम आर वी साइन अल्फ़ा। तो ये हो गई एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू प्लैनेट के लिए। अब आइए एरियल वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हम लोग इसी तरह से लिख चुके हैं। तो एरियल वेलोसिटी डी ए अपॉन डी टी, ये वैल्यू क्या होती है, एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला वी के टर्म में लिख चुके हैं। तो ये हो गया हाफ आर वी साइन अल्फ़ा। एरियल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला पीछे हम लोग लिख चुके हैं। तो दोनों में ही देखिए आर वी साइन अल्फ़ा आता है। आर वी साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल के आर वी साइन अल्फ़ा की ये पूरी वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग निकाल लें तो ये हो जाएगा 2 इंटू एरियल वेलोसिटी डी ए अपॉन डी टी, एंगुलर मोमेंटम के इस फॉर्मूले में प्लेस कर दें। तो यहाँ आ गया जे बराबर एम आर वी साइन अल्फ़ा की जगह पे आ जाएगा 2 डी ए अपॉन डी टी, और तब इसको इधर से लिखें डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू होगा हाफ या जे अपॉन 2m। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, एरियल वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम में ये रिलेशन हो गया। क्योंकि एरियल वेलोसिटी में एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ भी वेक्टर लगा सकते हैं। एरियल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों ही एक्सियल वेक्टर हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग दोनों का डायरेक्शन होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इट इज़ द एरियल वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। तो इसे आप नोट करें और तब इसके आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब आइए, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो फिर एंगुलर मोमेंटम को भी हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट होगा। तो एरियल वेलोसिटी का फार्मूला हम लोग ने बनाया डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू जे अपॉन 2m। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड केपलर लॉ एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर जे अपॉन 2m की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। क्योंकि मास ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट रहता है तो इट मीन्स जे ऑफ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। बस यही सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है यहाँ पर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट रहता है। सही बात तो ये है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, इसीलिए एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है और इसीलिए एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। हम लोगों ने इसको उल्टा पढ़ लिया। तो हम लोगों ने केपलर सेकंड लॉ पहले पढ़ा और फिर उसे रिलेट करके एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट पढ़ा। एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट होता है। इसकी वजह यह है कि प्लैनेट पर सिर्फ सिंगल फोर्स काम करता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। जब भी सेंट्रल फोर्स लगेगा कहीं पर भी, वहाँ एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए यहाँ प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है और इसीलिए एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। अब आइए, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा जे की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो बहुत फेमस फॉर्मूला टॉर्क यानी टाउ इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल अगर लिखें तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो अब दूसरी इसकी फाइंडिंग बहुत बढ़िया है कि प्लैनेट पर जो टॉर्क होता है यानी बल आघूर्ण, वो हमेशा 0 होता है। एक ही तो फोर्स लगता है प्लैनेट पर, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क 0 होता है। जहाँ भी सेंट्रल फोर्स काम करेगा वहाँ टॉर्क हमेशा 0 होगा। तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क ऑन द प्लैनेट रिमेन्स 0 ऑलवेज।
अब ध्यान दिए टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है टाउ इज इक्वल टू वो होता है आर एफ साइन थीटा, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर एफ साइन अल्फ़ा को परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स फोर्स कहा जाता है, तो आर इंटू एफ टी। ध्यान दिए जैसे हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह से ट्रांसवर्स फोर्स लिखा जाएगा एफ साइन अल्फ़ा की वैल्यू, और तब एफ टी जो है वो ट्रांसवर्स फोर्स है। इसे ट्रांसवर्स क्यों कहेंगे? क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा, तो ट्रांसवर्स फोर्स कहते हैं इसे एफ टी को। और यहाँ पर ट्रांसवर्स फोर्स की वैल्यू 0 आती, क्योंकि ये वैल्यू पूरा टॉर्क 0 है, तो पोजीशन वेक्टर तो 0 नहीं होता, इसलिए का मतलब निकला एफ टी बराबर 0। तो ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए टॉर्क 0 होता है, इसलिए ट्रांसवर्स फोर्स की वैल्यू 0 होती है। अब आइए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है जिसे कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। अभी इस डायग्राम में हम बनाएं तो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी नीचे की तरफ काम करेगा, इधर अलोंग द, आप देख सकते हो अलोंग द पोजीशन वेक्टर एफ जी, यही एफ जी फोर्स है। अब इसका अगर हम एक कंपोनेंट इधर से ऐसे बनाएं तो ये एंगल अल्फा होगा, तो ये जो टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट बनेगा इसे कहते हैं एफ जी कॉस अल्फा। ध्यान देने की बात है कि टेंजेंशियल फोर्स यहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? तो एक लाइन और बढ़ा के लिख रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स एफ टेन कहते हैं इसे, ये वैल्यू 0 नहीं होगी अलोंग द टेंजेंट, इसे कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी कॉस अल्फा। ध्यान दिए एफ जी साइन अल्फा की वैल्यू, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो एफ जी साइन अल्फा की वैल्यू तो 0 हो गई, बट एफ जी कॉस अल्फा की वैल्यू 0 नहीं होगी, और इसे कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, टेंजेंशियल फोर्स पाया जाता है जबकि ट्रांसवर्स फोर्स यहाँ पर 0 होता है, टॉर्क 0 होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट होता है। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी कोई प्लैनेट सन के अराउंड घूमेगा तो उस पर इकलौता फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो एक सेंट्रल फोर्स है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, टॉर्क 0 होगा, और तब ट्रांसवर्स फोर्स यानी पोजीशन के परपेंडिकुलर जो फोर्स बनेगा वो 0 हो जाएगा, बट टेंजेंशियल फोर्स 0 नहीं होगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। दैट्स ऑल। अब आइए केपलर सेकंड लॉ में एक लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ हमने डायग्राम बना रखा है, जब प्लैनेट मिनिमम वाली पोजीशन यानी पेरीजी से चल करके मैक्सिमम वाली पोजीशन पे जाएगा तो सन और प्लैनेट के बीच की दूरी बढ़ेगी, और जब प्लैनेट दूर जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उसे जाना होगा, तो यहाँ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वैल्यू आएगी। यहाँ हमने लिख रखा है डब्ल्यू ए डैश, ए से लेकर के ए डैश तक, यानी दूर जाने की कंडीशन जब बनेगी प्लैनेट के तो वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाएगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। चलो मान लेते हैं माइनस डब्ल्यू नॉट, बिल्कुल इसका उल्टा आधे बाकी के रोटेशन में होगा। जब प्लैनेट एपोजी वाली पोजीशन से पेरीजी पे पहुंचेगा तो प्लैनेट सन के नज़दीक जा रहा होगा, उस समय जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क होगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी उसी की तरफ हो रहा है। इसका मतलब डब्ल्यू ए डैश से लेके ए तक प्लस डब्ल्यू नॉट वर्क होगा। ध्यान देने की बात है, आधे इस हिस्से का वर्क डन और नीचे के आधे हिस्से का वर्क डन दोनों बराबर है। दूर जाने की कंडीशन में नेगेटिव वर्क डन, पास आने की कंडीशन में पॉजिटिव वर्क डन, इसलिए पूरे एक कंप्लीट रोटेशन का जो वर्क डन होगा दोनों को जोड़ देंगे, इसलिए आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्लीट रोटेशन का वर्क डन क्या होगा, तो अभी हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ रोटेशन का वर्क डन। आप देख सकते हो जैसे हमने बनाया डायग्राम, उस हिसाब से ये वैल्यू माइनस डब्ल्यू नॉट है, और जब एपोजी वाली पोजीशन से पेरीजी पे पहुँचेगा तो ए डैश टू ए जो वर्क डन होगा ये प्लस डब्ल्यू नॉट। तो कंप्लीट एक रोटेशन का वर्क डन डब्ल्यू कंप्लीट रोटेशन जिसे कहें, कहीं से कहीं तक का कंप्लीट रोटेशन अगर करा दिया जाए तो दोनों वैल्यू हम जोड़ेंगे तो माइनस डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू नॉट, और ये वर्क डन आ जाएगा 0।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट रोटेशन में तो वर्क डन की वैल्यू इलिप्टिकल ऑर्बिट पर 0 होती है, लेकिन अगर किसी टुकड़े का रोटेशन निकालना हो, किसी पार्ट का या आधे रोटेशन का, तो वो वैल्यू 0 नहीं होगी। जैसा इस डायग्राम में बना है, कुछ हिस्सा इसका नेगेटिव होगा, बाकी हिस्सा इसका पॉजिटिव होगा। तो अभी आपने केपलर सेकेंड लॉ पढ़ लिया, जिसमें शुरुआत हुई थी कि इक्वल एरिया इक्वल टाइम में बनता है। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो एरिया ज़्यादा होगा, इसी को कहते हैं एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की dx r sin अल्फा अपॉन dt के टर्म में, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बना करके हमने आपको निकाल के दिखाया। एरियल वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन dA अपॉन dt बराबर आ गया हाफ r v साइन अल्फा। v साइन अल्फा ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, इसी को r vt भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो r vt की वैल्यू कांस्टेंट होगी, पीछे आपने देखा। और तब जब प्लैनेट दूर जाएगा तो वहाँ वेलोसिटी मिनिमम होगी, प्लैनेट पास आएगा तो मैक्सिमम होगी। ध्यान देने की बात है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो होती है वो पोजीशन r के परपेंडिकुलर होती है। तो पूरे इलिप्स में 2 पॉइंट ऐसे बनेंगे, पोजीशन ऑफ एपोजी एंड पोजीशन ऑफ पेरीजी पर वेलोसिटी प्लैनेट की ट्रांसवर्स होगी, और तब वहीं पर हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं आर वी बराबर कांस्टेंट, यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, और ये v क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो इसलिए v मैक्स r मिनिमम बराबर v मिनिमम r मैक्स, और v मैक्स अपॉन v मिनिमम का रेशियो r मैक्स अपॉन r मिनिमम आएगा। बुक्स में इसको v1 v2 के टर्म में लिखा गया, तो v1 अपॉन v2 बराबर r2 अपॉन r1 आएगा। और तब आपने समझ लिया कि प्लैनेट जब दूर जाता है तो इसकी वेलोसिटी घट जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। एरियल वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन, कौन सी एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। तो ये फॉर्मूला dA अपॉन dt बराबर हाफ r स्क्वायर ओमेगा बन के आया था। r स्क्वायर ओमेगा बराबर कांस्टेंट है, तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर होगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, नहीं उससे पहले पढ़ा था हम लोगों ने टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट। तो एरियल वेलोसिटी और टाइम पीरियड का रिलेशन बहुत बढ़िया है। dA अपॉन dt बराबर पाई ए बी अपॉन कैपिटल T। पाई ए बी पूरे इलिप्स का एरिया ले लेंगे और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो एरियल वेलोसिटी क्योंकि कांस्टेंट होती है, इसलिए चाहे पूरे इलिप्स से आप निकालें, चाहे एक टुकड़े की वैल्यू निकालें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालें, सब वैल्यू बराबर आएगी। इसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ा था एरियल वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन खूब पूछा जाता है। dA अपॉन dt की वैल्यू j अपॉन 2m होगी, और j एंगुलर मोमेंटम है। क्योंकि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम ही कांस्टेंट होता है, सही बात तो ये, और इसीलिए प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 होगी, तो टॉर्क 0 होगा। इसका मतलब प्लैनेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स का जो टॉर्क बनता है वो हमेशा 0 होगा। ट्रांसवर्स फोर्स जिसे F साइन अल्फा कहते हैं वो 0 हो जाएगा। ट्रांसवर्स फोर्स की वैल्यू जब 0 होगी तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 0 होगा, बट टेंजेंशियल फोर्स नहीं 0 होता, उसकी वैल्यू कहलाती F cos अल्फा, और वो वैल्यू कभी 0 नहीं होती। इसी वजह से प्लैनेट दूर जाके धीमा हो जाता है और पास आकर के तेज हो जाता है। अब आइए, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट पॉइंट टेंजेंशियल फोर्स के वर्क डन। तो आधे हिस्से में वर्क डन पॉजिटिव, आधे हिस्से में नेगेटिव होता है। जब प्लैनेट से दूर जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का नेगेटिव वर्क होगा, प्लैनेट जब पास आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आइए केपलर का तीसरा लॉ पढ़ते हैं, इसे नोट कर लें। इसके आगे केपलर का थर्ड लॉ। अब आइए केपलर्स का थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ केपलर क्या है, तो यहाँ हमने पहले से लिख रखा है, इसे लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी कहते हैं। लिखा हुआ है क्या, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन और सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब सन के अराउंड जब प्लैनेट पूरा एक राउंड लगाएगा तो उसका जो टाइम पीरियड होगा उसका स्क्वायर जो सन और प्लैनेट के बीच की एवरेज डिस्टेंस होती है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर कह सकते हैं यही एवरेज डिस्टेंस सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट स्मॉल a के बराबर होती है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस यानी स्मॉल a का क्यूब। तो ये दो तरह से इसको लिखा जा सकता है, ये लिख के देखते हैं। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज डिस्टेंस r एवरेज इसका क्यूब, या फिर इसी को हम लोग सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल a का क्यूब लिखेंगे। अब आइए एवरेज डिस्टेंस क्या होती है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का आधा होती, बट हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी में जब इसे लिख रहे हैं
तो इसी को हम लोग कहेंगे आर मैक्स प्लस आर मिनिमम, दोनों का एडिशन और फिर इस पूरे का क्यूब। प्रोपोर्शनैलिटी में कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे आर एवरेज का क्यूब होगा तो आर मैक्स प्लस आर मिनिमम का क्यूब लिखा जाएगा, या फिर इसी को बुक्स में R1 R2 के नाम से लिखा गया है तो आप इसे R1 प्लस R2 का होल क्यूब भी कह सकते हो। इतनी तरह से कैपलर्स लॉ को हम लोग थर्ड लॉ को लिख सकते हैं। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस और क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, या आर मैक्स आर मिनिमम के प्लस का क्यूब, या R1 प्लस R2 का होल क्यूब, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसे नोट करिए। अब आइए यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट एक कांस्टेंट आता है जिसे कहा जाता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ आएगा कैपलर कांस्टेंट के पी, और ये पूरा फॉर्मूला बन गया आर क्यूब। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, मतलब अलग अलग प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं तो उनका जो भी टाइम पीरियड होगा उनकी डिस्टेंस के साथ इस तरह से रिलेट होगा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसे कहते हैं कैपलर कांस्टेंट। तो इसे नोट करें, कैपलर कांस्टेंट की वैल्यू इससे कई 2-3 साल पहले नीट के एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इससे पहले इसे आप नोट कर लें। अब आइए कैपलर कांस्टेंट निकालने के लिए न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ यूज़ किया जाता है, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपलर कांस्टेंट के पी आर क्यूब के बराबर है। अब आइए के पी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले प्लैनेट और सन के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो प्लैनेट का मास तो हमने m मान रखना है, सन का जो मास है उसे कैपिटल M मान लें, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg बराबर हो जाएगा यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सन अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, बट हमें कैपलर कांस्टेंट निकालना है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हमने लिख ली। अब आइए, क्योंकि ये प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है तो घूमने के लिए हमेशा एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब यही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे हम कहते हैं Fc, इसी के बराबर लिखेंगे। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखने के दो मेन मेथड है, या तो हम mv स्क्वायर अपन r लिखें या mr ओमेगा स्क्वायर लिखें। क्योंकि हमें यहाँ टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो ओमेगा वाला फॉर्मूला लेते हैं। अब की बार ध्यान रखिएगा कि मास ऑफ द प्लैनेट m और उसकी जो दूरी है वो स्मॉल r, यही रेडियस बन जाएगी, और ओमेगा कौन सा होगा, ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा, एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पर mr ओमेगा स्क्वायर में इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी नहीं, ये एवरेज पूरे एक रोटेशन की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, और इसे कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। और इसीलिए अब दोनों फॉर्मूलों को जो आमने सामने लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा g मास ऑफ प्लैनेट कैंसिल हो गया, और ये r क्यूब इधर आ जाएगा। तो g कैपिटल M अपॉन यहाँ लिख सकते हैं r स्क्वायर इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हम लोग निकाल लें तो ओमेगा बराबर हो जाएगा gm अपॉन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू gm अपॉन r क्यूब वैल्यू हो जाएगी। तो ओमेगा और एवरेज वैल्यू है तो इससे टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। सबको पता है ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। तो पूरी एवरेज वैल्यू ओमेगा की जो होगी वो 2 पाई अपॉन टी होगी। ओमेगा स्क्वायर के जगह पे यहाँ वैल्यू रख दें तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी gm अपॉन r क्यूब। ध्यान देने की बात है, इसे हम पूरा पलट दें तो यहीं से देखिए कैपलर्स लॉ का फॉर्मूला बन गया। तो टी स्क्वायर और 4 पाई अपॉन में इधर भेज दें तो ये आ जाएगा ऊपर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 पाई अपॉन gm, और यहाँ लास्ट में लिख दें r क्यूब। तो ये रिलेशन हो गया आपका कैपलर्स थर्ड लॉ का, जिसे अभी अभी हम लोग लिख रहे थे। तो 4 पाई अपॉन gm, m क्या है, सन का मास है, तो यहाँ पर यही कैपलर कांस्टेंट कहलाएगा। तो इसे रिलेट कर दें, देयरफॉर कैपलर कांस्टेंट के पी की वैल्यू निकल आई, कितनी आ गई भाई, 4 पाई, ध्यान दिए यहाँ पे पाई स्क्वायर है, सॉरी 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ सन। तो ये कहलाता है कैपलर कांस्टेंट।
अब आइए इसे नोट कर लें, वीडियो पॉज करके हमेशा इसे नोट कर लिए। ये नीट में 2 साल पहले पूछा गया था, 2 या 3 साल पहले। अगला पॉइंट हम लोग रेशियो का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। अब आइए केप्लर्स थर्ड लॉ का इस्तेमाल हम लोग 2 अलग अलग प्लैनेट जो कि एक ही सन के अबाउट घूम रहे हैं उनके टाइम पीरियड और उनके बीच की एवरेज डिस्टेंस के कैलकुलेशन में करते हैं। मतलब सन के अराउंड टोटल 8 प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग डिस्टेंस पे घूम रहे हैं। तो केप्लर्स लॉ कहता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर उनकी एवरेज डिस्टेंस r³ के प्रोपोर्शनल होगा। तो रेशियो बनाने में t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ लिखेंगे। तो यहाँ से ये रेशियो बनेगा t1 अपॉन t2 की होल पावर 2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 की होल पावर 3। ये तो लिखने का एक मेथड है, पर जब हमें टाइम पीरियड का स्क्वायर का रेशियो निकालना होगा तो हम इसे ऐसे बदल के लिखेंगे t1 अपॉन t2 बराबर, और यहाँ पर जो स्क्वायर वाली पावर है इसको इधर इन्वर्ट कर देंगे। तो ये r1 अपॉन r2 की होल पावर 3/2 हो जाएगी वैल्यू। या फिर इसका उल्टा, अगर हमें r1 अपॉन r2 निकालना है तो r1 अपॉन r2 का जो रेशियो होगा ये 3 पावर इधर इन्वर्ट कर देंगे। तो टाइम पीरियड t1 अपॉन t2 की होल पावर 2/3 वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों तरफ से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग प्लैनेट को सन के अराउंड जो कि घूम रहे हैं उनके टाइम पीरियड को कंपेयर कर सकते हैं। अर्थ के एक रोटेशन का टाइम पीरियड 1 ईयर है, तो मंगल ग्रह के, इसी तरह शनि ग्रह या जो दूसरे जुपिटर हैं उनका भी टाइम पीरियड अगर दूरी पता है तो कंपेयर करके निकाल सकते हैं। केप्लर का थर्ड लॉ एक्चुअली सिर्फ प्लैनेट के लिए ही नहीं, जितने भी सैटेलाइट घूमते हैं प्लैनेट के चारों तरफ, आर्टिफिशियल या नेचुरल सैटेलाइट, उनका भी टाइम पीरियड इसी मेथड से निकाला जाएगा। और भी कहीं पर भी अलग अलग 2 बॉडीज एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट से अगर घूम रहे हैं तो टाइम पीरियड बनेगा और डिस्टेंस बनेगी, तो वहाँ भी लगेगा आपका केप्लर थर्ड लॉ। तो प्लैनेटरी मोशन पे तो लगता ही है, और जितने भी सैटेलाइट का मोशन है उसमें टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। बाइनरी स्टार सिस्टम, टर्शरी स्टार सिस्टम या मल्टीपल स्टार सिस्टम हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, और वहाँ पर भी ये नियम काम करता है। तो इसे नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट एक और नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये तो हो गया केप्लर का थर्ड लॉ। अब आइए यहाँ पर केप्लर थर्ड लॉ में 3 ग्राफ पूछे गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे t और r के बीच, मतलब टाइम पीरियड और ये डिस्टेंस स्मॉल r, तो डिस्टेंस स्मॉल r और टाइम पीरियड का ग्राफ। तो अभी आपने देखा t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r³ के, यानी t इज इक्वल टू केप्लर कांस्टेंट kp यहाँ पर लेंगे, या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ही बना दें केवल। तो यहाँ पर t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2, इसका मतलब यहाँ एक कांस्टेंट आएगा। चलो उस कांस्टेंट को c लिखेंगे। अब ये केप्लर कांस्टेंट नहीं होगा, मान लेते हैं c, r की पावर 3/2। तो t और r के बीच का जो ग्राफ बनेगा, t को ले जा रहे हैं y एक्सिस पर और r को ले जा रहे हैं x एक्सिस पर। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट c, और ये 3/2 पावर। 3/2 पावर एक्चुअली 1 और 2 के बीच में है। अगर यहाँ पर पावर 1 होती तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाता। और अगर ये पावर कितनी होती, 2 होती, पूरा 3/2 1.5 होता, हम कह रहे हैं 2 होती अगर ये पावर, तो स्क्वायर रिलेशन होता तो पैराबोला बन जाता। अब ना तो ये 1 है ना ये 2 है, बल्कि ये 1.5 है, 3/2 पावर। तो 1.5 पर कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी, और वो कर्व पैराबोला से थोड़ा सा मिलता जुलता होगा, लगभग इस तरह से इसको बनाया जा सकता है। तो ये r की पावर 3/2 के लिए बनने वाला कर्व, इसे पैराबोला तो नहीं कहेंगे, लेकिन पैराबोला से मिलता जुलता ही कर्व बनेगा। स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बीच का कर्व है ये। तो ये तो हो गया t और r के बीच का रिलेशन। अब आइए t स्क्वायर और r³। तो अभी आपने देखा t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, और यहाँ केप्लर कांस्टेंट अगर लगा दें तो kpr³ बनेगा। ध्यान देने की बात है, एज ए होल t स्क्वायर हमने यहाँ लिया, तो t स्क्वायर की जगह पे हम क्या लेंगे, y क्वांटिटी है ये आपकी, और r³ जब हमने ले लिया x एक्सिस पे, तो r³ की जगह पे क्या आएगा, x आ जाएगा पूरा r³ एज ए होल। r³
पूरा पूरा x हो जाएगा और kp जैसा मान लेते हैं कोई m हो गया। तो ये y बराबर mx वाली लाइन बनेगी अब की बार, क्योंकि टी स्क्वायर वाई जैसा है और आर क्यूब पूरा x जैसा होगा, क्योंकि ग्राफ हम बना रहे हैं टी स्क्वायर और आर क्यूब का। तो ये दोनों y बराबर mx वाली लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल सीधे जाएगी ऐसे। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y बराबर mx, और यहाँ पर जब आप एंगल बनाएंगे तो स्लोप यानी tan थीटा की वैल्यू केपलर कांस्टेंट kp के बराबर होगी। अब आइए अगला ग्राफ है log t और log r का। log t और log r का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखनी होगी। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू केपलर कांस्टेंट के पी आर क्यूब होता है, दोनों तरफ log अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2 log t इज इक्वल टू, ये वैल्यू बन जाएगी 3 log r, और केपलर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो प्लस log kp आ जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि kp और r का मल्टीप्लाई है, तो इसमें जो हम log अप्लाई करेंगे तो kp वाली वैल्यू अलग हो जाएगी प्लस में log kp, और यहाँ पर log r क्यूब होगा, क्यूब वाला हिस्सा आगे आ जाएगा, पावर हमेशा log में आगे आ जाती। तो ये एक फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, log की वैल्यू के टर्म में इसे लिखा गया। अब आइए 2 को उधर भेज दें तो अगेन log t बराबर यहाँ जाएगा 3/2 log r, और ये हो जाएगा हाफ log kp। अब आप देख सकते हो log t पूरा y जैसा है और यहाँ पर log r x जैसा है, तो ये m हो गया, और ये एक पूरा कांस्टेंट है c। अब की बार y बराबर mx प्लस c जैसी लाइन बनेगी, तो स्लोप इसका पॉजिटिव होगा 3/2 यानी 1.5 होगा, और c इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ से लगभग एकदम सीधी लाइन ऐसे जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन और इस पोजीशन से ग्राफ चलेगा जिसमें थोड़ा सा पॉजिटिव इंटरसेप्ट दिखाई देगा। तो इस तक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो रीडिंग होगी वो आएगी हाफ log kp। आप देख सकते हो यही c की वैल्यू है, छोटा था हमने लिख दिया, हो सकता साफ ना दिख रहा हो, ये हाफ log kp है। और यहाँ से जो इसका स्लोप आप देख पा रहे हो ये एंगल, तो tan थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, tan थीटा यानी स्लोप 3/2 आ रहा है यानी 1.5, ये 60 डिग्री से थोड़ा सा कम एंगल है। अब आपको एक काम की बात बताएं, ये जितने भी प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं उनकी डिस्टेंस का लॉग ले लें यहाँ पर और उनका टाइम पीरियड लिखें। तो सबसे नज़दीक वाला जो प्लैनेट है वो कौन है? मरकरी है। तो मरकरी की पोजीशन लगभग यहाँ पे आएगी, ये हो गया आपका मरकरी। फिर उसके बाद आएगा, मरकरी के बाद आता है वीनस। वीनस बहुत चमकीला प्लैनेट है और वो अर्थ से दिखाई देता है सेकंड नंबर पे। मरकरी हो गया, वीनस हो गया, उसके बाद अर्थ की पोजीशन आ जाएगी यहाँ पर। अर्थ के बाद आता है मार्स, MR, और मार्स के तुरंत बाद आ जाएगा जुपिटर, बहुत बड़ा प्लैनेट है ये। जुपिटर इस लाइन पे आ जाएगा। जुपिटर के बाद आ जाएगा सैटर्न, सैटर्न जिसमें रिंग्स पाए जाते हैं, ये हो गया सैटर्न। और फिर आ गया सैटर्न के बाद आएगा यूरेनस और फिर आएगा नेपच्यून। तो यहाँ पर यूरेनस और नेपच्यून की पोजीशन है। नेपच्यून N हो गया, यूरेनस U हो गया। सारे प्लैनेट को हमने एक लाइन पर ऐसे दिखा दिया। ध्यान देने की बात यह है कि सब प्लैनेट इसी लाइन पर इसलिए आएंगे क्योंकि जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उनका टाइम पीरियड इसी रेशियो में बढ़ता जाएगा और तब सबका स्लोप यहाँ पर सारी इस लाइन का जो स्लोप है वो 3/2 यानी एक कांस्टेंट स्लोप पर ही मिलेंगे। तो ये तो हो गया आपका log t log r का ग्राफ, और ये है टी स्क्वायर और आर क्यूब का ग्राफ। ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा, जबकि टी और आर का ग्राफ एक कर्व लाइन होगा जो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच में। इसे नोट कर लें और फिर अब कुछ नोट पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट नोट कर लें। पहला नोट पॉइंट है कि केपलर का जो फर्स्ट लॉ है और थर्ड लॉ, ये दोनों लॉ न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ पर निर्भर हैं या डिपेंड करते हैं। और न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो कहलाता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब केपलर्स यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ जिसे लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं एंड थर्ड लॉ जिसे लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहते हैं। Kepler's first law and third law both depends
अपॉन न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ और इसी को कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये ध्यान देने की बात है, फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ बदल जाए या उसे चेंज कर दिया जाए तो केपलर के किस लॉ पे प्रभाव पड़ेगा, किस लॉ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आंसर है न्यूटन का अगर ग्रेविटेशनल लॉ बदल जाए तो केपलर का फर्स्ट और थर्ड लॉ इनवैलिड हो जाएगा। अब आइए नोट पॉइंट नंबर 2, केपलर्स सेकेंड लॉ जो है, केपलर्स सेकेंड लॉ ये न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ पे डिपेंड नहीं है। तो आपको पता है ये डिपेंड है किस पे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो केपलर सेकेंड लॉ बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर ये डिपेंड है। तो केपलर के 3 लॉ आपने पढ़ लिए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। पूरा 1 घंटा 11 मिनट हो चुका है, थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और करके इस वीडियो को पूरा कर देते हैं। इसके बाद ग्रेविटेशनल पार्ट 2 में हम लोग न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला पार्ट आ जाएगा उसी में, और फिर उसी के आगे पूरा ग्रेविटेशन की यूनिट एक लंबी यूनिट है, तो मुझे लगता है कि 4 से 5 लेक्चर में ही पूरी हो पाएगी। तो अब आइए इसे नोट कर लें। अब आइए स्टूडेंट्स, केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट पे आधारित ये पहला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ प्लैनेट मूव अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, स्वीप आउट एरिया इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी एंड 2 डेल्टा टी आर A1 एंड A2 देन। यहाँ डायग्राम में ये बना हुआ है, प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। पहले डेल्टा टी टाइम में इसने A1 एरिया स्वीप आउट किया, उसके बाद डेल्टा टी टाइम में, दुगने टाइम में ये एरिया A2 हो गया, और तब हमें A1 और A2 को रिलेट करना है। बहुत आसान। केपलर फर्स्ट लॉ में कहा गया इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम और एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, या फिर एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इंटरवल। तो अगर हम इसी कैलकुलेशन को इस्तेमाल करें तो एरिया अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम इंटरवल के, तो इसका मतलब हो गया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू पहला टाइम इंटरवल डेल्टा T1 और दूसरा टाइम इंटरवल डेल्टा T है, दूसरा टाइम इंटरवल 2 डेल्टा T, और तब A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1/2 आ गई। इट मीन्स अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2A1 इज इक्वल टू हो गया A2, 2A1 इज इक्वल टू A2, सेकेंड इज द आंसर। तो एकदम सिंपल है कि अगर टाइम, इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर टाइम डबल हो गया तो एरिया भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब A2 की वैल्यू 2A1 के बराबर होगी। इसे आप देख लें या इसे नोट कर लें, और इसका जो क्वेश्चन का PDF है हो सकता है आपको मिल जाए ऑनलाइन ग्रुप में, और इसे आप बस जस्ट देख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अ प्लैनेट मूव्स अराउंड इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू द फिगर, करेक्ट रिलेशन बिटवीन आर मैक्स, आर मिनिमम एंड एल। ध्यान दिए, यहाँ पर एक प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड घूम रहा है, और उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर वाली जो पोजीशन है उसमें डिस्टेंस स्मॉल एल है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी लैटस रेक्टम कहते हैं। और केपलर फर्स्ट लॉ में इलिप्स की जब ज्योमेट्री बता रहे थे वहाँ ये पॉइंट आया था। तो एल की वैल्यू आर मैक्स और आर मिनिमम का हार्मोनिक मीन होती है, और हार्मोनिक मीन लिखने का ये तरीका है, डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग याद रखते हैं, और ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले भी ये CBSE PMT और CPMT में आ चुका है सवाल। तो अभी आप लोग इसे डायरेक्ट टिक कर लें, 2 अपॉन एल इज इक्वल टू 1 अपॉन आर मैक्स प्लस 1 अपॉन आर मिनिमम। अगर सोल्यूशन में इसमें लिखना है ही है तो एल जो होता है वो हार्मोनिक मीन होता है, HM हार्मोनिक मीन ऑफ
आर मैक्स एंड आर मिनिमम, और तब इसे ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर L इज इक्वल टू 2R मैक्स आर मिनिमम अपॉन आर मैक्स प्लस आर मिनिमम, ऐसे भी लिख सकते हैं। यही हार्मोनिक मीन लिखने का मेथड होता है, तो इसे आप नोट कर लें। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम बना हुआ है। कह रहा है कि फिगर शोज अ प्लैनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, वेयर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी इस डायग्राम के हिसाब से प्लैनेट की कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको पता है जब प्लैनेट सन से दूर पहुँच चला जाता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है, जब प्लैनेट सन के नज़दीक आ जाता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो सबसे नियरेस्ट पोजीशन P1 पर है, तो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और देन काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट यानी P1। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन, ये भी आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो इसके सोल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं कि जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r और V जो है वो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी के, तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली जब R की वैल्यू मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी R की वैल्यू मिनिमम होगी, मिनिमम एट P1, तो काइनेटिक एनर्जी K मैक्सिमम होगी वैल्यू मैक्सिमम एट P1। तो सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से लिख भी सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन देख लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया द डिस्टेंस ऑफ नेपच्यून एंड सैटर्न फ्रॉम द सन आर नियरली 10⁻13 एंड 10⁻12 मीटर्स, द पीरियोडिक टाइम्स विल बी इन द रेशियो। बिल्कुल सीधे सीधे केपलर थर्ड लॉ का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब हमें दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है। तो सबको पता है कि अगर हम डायरेक्ट लिखें तो T पहला नाम आता है नेपच्यून, तो Tn/T दूसरा नाम आता है सैटर्न। नेपच्यून और सैटर्न के टाइम पीरियड का रेशियो Tn/Ts, तो ये बन जाएगा Rn/Rs की होल पावर 3/2। ये रेशियो वाला फार्मूला हमने लगा दिया केपलर थर्ड लॉ का, T1/T2 बराबर R1/R2 की पावर 3/2। अब इसमें नेपच्यून की डिस्टेंस 10⁻13 है और सैटर्न की डिस्टेंस 10⁻12 मीटर है, होल पावर 3/2। अब ये पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर आके घट जाएगी, तो इसमें सिंपली बचेगा 10 की पावर 3/2। 10 की पावर 3/2 का मतलब होता है कि 10 को पहले आप क्यूब करें और फिर उसका अंडर रूट लें, तो इट इज़ द अंडर रूट 1000, क्यूब करने पे 3 जीरो आएंगे, 100 का अंडर रूट 10 बाहर आ जाएगा, तो 10√10 वैल्यू बनेगी। तो ये रेशियो आ गया 10√10, तो इसीलिए आंसर हो गया आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है केपलर थर्ड लॉ पे डायरेक्ट आधारित है, इसे देख ले। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए क्या लिखा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वेयर हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर वुड हैव बीन। मतलब अगर सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस आधी होती तो फिर पूरे एक साल में दिनों की संख्या कितनी होती। ये क्या मतलब? हाँ, ये बात सही है कि अगर हम अर्थ और सन के बीच की दूरी जिसे स्मॉल आर कहते हैं उसे हम घटा दें तो पूरे एक रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वो छोटा हो जाएगा। तो पूरा अभी जो टाइम है एक रोटेशन का वो 1 ईयर है और 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। आपको पता है डेज का जो टाइम है डे का वो अर्थ के अपने ही एक्सिस के अबाउट घूमने की वजह से होता है। जब हम सन और अर्थ के बीच की दूरी को आधा कर देंगे तो अपने एक्सिस के अबाउट घूमने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी डे की जो लेंथ है टाइम लेंथ वो उतनी ही रहेगी, बट पूरे एक साल में जो टाइम की वैल्यू हो वो घट जाएगी। तो नंबर ऑफ डेज पूछा गया एक साल में कितने होंगे, तो अब इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेशियो का फॉर्मूला बना करके, क्योंकि हमें नया टाइम ऑफ रोटेशन या टाइम पीरियड निकालना होगा। तो अब हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख रहे हैं T2/T1, ये पहले वाला टाइम है एक साल जो होता है और ये बाद वाला टाइम निकलेगा, तो T2/T1 हो जाएगा R2/R1 की होल पावर 3/2। तो यहाँ आप देख सकते हैं R1 जो प्रेजेंट वैल्यू है डिस्टेंस की उसे मान लेते हैं R,
और जब आधी हो जाएगी डिस्टेंस तो R2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, R/2। तो इसे आप कैलकुलेट करने में स्मॉल r मान लें R1 को, और R2 को R/2 लिखेंगे। और अब यहाँ पे R कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 की पावर 3/2। अब हमें 2 की पावर 3/2 लेना है। तो सबको पता है 2 की पावर 3/2 क्या होता है, 1.5 पावर, मतलब एक पूरी पावर एक आधी पावर। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2√2। अब आइए 1/2√2 ये वैल्यू हो गई। एक चीज़ याद रखनी चाहिए, 1/√2 कितना होता है, तो 1/√2 0.707 होता है, अपॉन 2 यहाँ रह गया। अब 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये रेशियो आ जाएगा 0.7 की वैल्यू का, तो ये आ जाएगा 0.357 के आसपास। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 3 द 6, 1 निकल गया, 10 हो गया, 2 5 द 10, उसके बाद फिर 7 में 2 3 द 6, 3 5 आ जाएगा पूरा ये। तो ये वह रेशियो इतने के बराबर आ गया। तो T2 बराबर हम लोग लिखेंगे, T1 इधर भेज दें, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0.3535 और इसका मल्टीप्लाई 365.25। आपको पता है नॉर्मली जो टाइम पीरियड अर्थ का है वो 1 साल है, और 1 साल में दिनों की संख्या 365.25 होती है, 365.25। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू छोटी आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई नियर अबाउट 129 डेज आएगा। इसका मतलब अगर डिस्टेंस आधी हो जाए तो 1 साल में टोटल 129 डेज होंगे। ये बहुत बढ़िया सवाल है, कुछ लोग इसे याद रखते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, बट कैलकुलेट करके ऐसे निकालेंगे।